नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। विविध संस्थानां सहयोगेन संस्कृत भारती जूनागढ़ द्वारा आयोजितं गुजरातस्य जूनागढ़ जनपदस्य प्रथमं वर्चुअल संस्कृत सम्मेलने भवतां भवतीनां च स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं परम्पराम् अनुसृत्य विघ्न विघाताय च शांति मंत्रेण अस्य सम्मेलनस्य प्रारंभं कुर्मः। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्व्रेदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ पश्चात् समागतानां स्वस्व क्षेत्रे निपुणानां कार्यरतानां महानुभावानां स्वागताय जूनागढ़ जनपदस्य संस्कृत भारत्याः अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः व्रजेन्द्र महोदयम् अहं निवेदयामि। समागतानां सर्वेषाम् अतिथीनां वक्तॄणां च वाक्पुष्पैः स्वागतं विदां करोतु। व्रजेन्द्र महाभागा। स्वागत प्रवचनार्थम् अहं व्रजेन्द्र महोदयं निवेदयामि। वक्तॄणां वाक्पुष्पैः स्वागतं विदां करोतु। नमो नमः सर्वेभ्यो। प्रेरित संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रांत द्वारा प्रेरित संस्कृत भारती जूनागढ़ तथा विविध संस्थानां सहयोगेन संस्कृत भारती द्वारा समायोजितं गुजरातस्य प्रप्रथमं जूनागढ़ जनपदस्य ऑनलाइन संस्कृत सम्मेलने समुपस्थिताः अध्यक्षः श्री डॉक्टर डीपी चिखलिया महोदयस्य, मुख्य वक्ता संस्कृत भारत्या अखिल भारतीय महामंत्री श्री शाह देव पूजारी महोदयस्य, सारस्वत विशेषः डॉक्टर प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी महोदयस्य, कुलपतिः भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ तथा उपाध्यक्ष संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रांत सरस्वती अतिथि दिव्य भास्कर राजकोटस्य तंत्री श्री अर्जुन डांगर महोदयस्य, संस्कृत शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष तथा संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रांतस्य अध्यक्ष श्री जयशंकर रावल महोदयस्य, पश्चिम क्षेत्र संगठन मंत्री श्री हिमांजय पल्लीवाल महोदयस्य, प्रांत मंत्री श्री पंकज त्रिवेदी महोदयस्य तथा गोपाल कृष्ण ट्रस्ट जूनागढ़स्य प्रमुख श्री भोगीलाल भट्ट महोदयस्य एवं च प्रतिभागिनां तथा फेसबुक आमुख पटले ये लाइव कार्यक्रमं पश्यन्ति तेषां सर्वेषां संस्कृत भारती जूनागढ़ पक्षतः हार्दिक स्वागतं करोमि। धन्यवादः। धन्यवादः रवि बाबा। स्वागत प्रवचनानन्तरम् अहं मित्रा बालिकाम् आह्वयामि। सा आगत्य स्वकीयं
परिचयं संस्कृतभाषायां कया रीत्या दातुं शक्यते इति सर्वेषां समक्षं फेसबुक मध्ये प्रस्तुवन्तु। मित्रा भगिनी। मित्रा भगिनीम् अहं निवेदयामि संस्कृतभाषायां स्वकीयं परिचयं। स्टार्ट। नमो नमः। मम नाम मित्रा। अहं बालिका। मम तातस्य नाम मातङ्गः। मम अम्बायाः नाम राधिका। मम अग्रजस्य नाम मयङ्कः। मम अनुजायाः नाम हरिति। मम अनुजस्य नाम प्रणीलः। मम विद्यालयस्य नाम श्रीमती आर्एस कलरिया प्राइमरी स्कूल। अहं 6 वर्षीया अस्मि। अहं जूनागढे निवसामि। अस्तु। धन्यवादः। कथं 6 वर्षीया बालिकापि संस्कृतभाषा वक्तुं पारयन्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। अर्थात् संस्कृतभाषा कठिना नास्ति, संस्कृतभाषा अतीव सरला वर्तते। कारणं बाल्यकालात् एव यत्नं करणीयम् इति अस्माभिः बालिकैः पाठितम्। अतः यदि मनसि केषाञ्चित् भीतिः वर्तते कि संस्कृतभाषा कठिना, तर्हि भवान् साक्षात् पश्यतु, संस्कृतं वदति। अधुना संस्कृत परिचयानन्तरम् अहं प्रताप भ्रातरं निवेदयामि संस्कृतभाषायां गीतं प्रस्तुवन्तु। प्रताप भ्राता। प्रताप भ्राता स्वकीयं माइक अनम्यूट करोतु। दीप यदा ज्वलति सायं समये एहि
दीप यदा ज्वलति सायं समये संगेत संगमस्य विस्मरणै मम प्रेम विस्मरणैव दीप यदा ज्वलति सायं समये मार्गं ते प्रतीक्षे हम अहं पद्मविरयनं मार्गं ते प्रतीक्षे हम मम प्रेम कजरं स्वनयनयो स्वत्यत्वं आना दीप यदा ज्वलति सायं समये अमिलाव प्रथमं यत्र यन्मार्गेण वां संयातो रे अमिलाव प्रथमं यत्र यन्मार्गेण वां संयातो तस्यात्तटिन्या तीरेऽस्मिन् आम्रस्य कलम् आया दीप यदा ज्वलति सायं समये रे ग मगरे सन पपमा रे ग सानी साग पम प यं प्रात नित्यं मिलत सायं प्रात नित्यं मिलत कौतारा फूलन्ति सायं प्रातः नित्यं मिलत दृष्ट्वा कौतारा फूलन्ति अपृच्छन्योनं वदतस्तौ पुनरागमनायेति दीप यदा ज्वलति सायं समये संकेत संगमस्य विस्मरणे मम प्रेम विस्मृतैव दीप यदा ज्वलति सायं समये
धन्यवादः प्रताप। नूतने भारते आबालवृद्धं सर्वेपि संस्कृतं पठन्ति इति वयं द्रष्टुं शक्यते। निवृत्तिजीवनमपि तया रीत्या वयं संस्कृतमातुः सेवां कृत्वा यापयितुं शक्यते इति प्रताप भ्राता अस्माभिः ज्ञापयति। धन्यवादः। यथा पुष्पं म्लानं भूत्वापि सर्वत्र स्वकीयं सुगन्धं प्रसरति, तथैव स्वजीवनं संस्कृताय प्रयच्छन् महाभागोऽपि अस्मान् प्रेरयति। अहम् अस्माकं संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय महामन्त्री पदम् अलङ्कुर्वाणाः श्रीश देवपूजारी वर्यायाः वार्ता करोमि। महोदयः अस्मान् उद्बोधयितुं तथा च संस्कृतं प्रति अस्माकं नूतन कार्यशक्तिं संचारयितुम् अस्माकं समक्षम् उपस्थिताः सन्ति। महाभागैः अर्थशास्त्रे अर्थात इकोनॉमिक मध्ये, यंत्रशास्त्रे, मैकेनिकल मध्ये च स्नातक पदवीं प्राप्य, किंतु संस्कृत मातुः सेवार्थं तथा संस्कृत मातरं प्रति विशेषानुरागत्वात् अनुस्नातक पदवीं संस्कृत भाषायां प्राप्तवन्तः। महोदयाः अमेरिका, आफ्रिका, जापान, केन्या, ओमान, मॉरिशस इत्यादिषु नैकेषु देशेषु भाषणं तथा कार्यशालामपि सम्पादितवन्तः सन्ति। अष्टोत्तर 2000 संवत्सरात् पूर्णकालिक सदस्यत्वेन संस्कृत मातुः सेवार्थम् एते तत्पराः सन्ति। तथा च यदि बाल्यावस्थायाः वार्तां करोमि चेत् बाल्यावस्थातः एव महोदयः सामाजिक सेवायां रुचिवशात् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माध्यमेन सेवारतः आसन् तथा 97 संवत्सरात् पूर्णकालिकत्वेन समाज सेवायां स्वजीवनं समर्पितम् अस्ति। महोदयस्य परिचयं तु बहु लम्बायमानम् अस्ति, किन्तु सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् इति सूक्तिं सार्थकीकृत्य पंक्तिम् अवलम्ब्य च अहं साक्षात् महोदयमेव निवेदयामि। अस्माकं स्ववाक्पुष्पैः उद्बोधयन्तु, प्रेरयन्तु च। श्री स देवपूजारी वर्या। नमस्सभायै। सभायाः अध्यक्षमहोदयः डॉक्टर चिखलिया, पत्रकार महोदयः अर्जुन डागरः, संस्कृत भारत्याः प्रान्ताध्यक्षः, प्रान्त उपाध्यक्षः, अस्मिन् सम्मेलने समुपस्थिताः सर्वे मान्यवराः, ज्येष्ठाः, ज्ञानवन्ताः, भ्रातरः, भगिन्यश्च। बहूनां तु दर्शनमेव नास्ति, कारणम् आमुखपटलद्वारा ते पश्यन्तः सन्ति इति। अस्य सम्मेलनस्य प्रयोजनं किम् इति आदौ वदामि। संस्कृत भारती संघटनस्य कार्यपद्धतिः निश्चिता अस्ति। समाजाय संस्कृतं पाठयितुं संस्कृत भारती जीवति। समाजे संस्कृत विषये रुचिनिर्माणम् इति आदौ कार्यं भवति, अनन्तरं तेभ्यः पाठनम् इति द्वितीयं कार्यम्। रुचिः कथं वा निर्मिता भवेत्, अतः भिन्न भिन्न उपक्रमाः सन्ति। तेषु उपक्रमेषु जनपद सम्मेलनम् इति अपि एकः उपक्रमः। अत्र जनपदे निवसन्तः ये जनाः, नागरिकाः, ते एकत्रिताः भवेयुः इति अपेक्षा। तेषां पुरतः संस्कृतस्य उपस्थापनं तादृशं भवेत् येन तेषां मनसि संस्कृतपठनस्य जिज्ञासा जागृता भवेत् इति सम्मेलनस्य प्रयोजनम्। अतः अद्य भिन्न भिन्न माध्यमेन
जूनागढ़ जनपदस्य जनाः सम्मेलने सम्मिलिताः सन्ति इति अहं चिन्तयामि। ते सर्वे कदाचित् प्रथमवारं संस्कृतसम्मेलनम् आगताः स्युः, अतः तेषाम् अवगमनाय अहं हिंदी भाषायां वच्मि। संस्कृत सम्मेलन में स्वाभाविक संस्कृत पढ़नी चाहिए या आग्रह हो रहेगा ही। संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, तो इसके विषय में थोड़ा निवेदन करूंगा। हम सब राष्ट्रभक्त हैं। कितने राष्ट्रभक्त हैं इसका मापदंड तो कुछ है नहीं। जैसे ज्वर आने पर थर्मामीटर लगाने से पता चल जाता है कि तापमान कितना है, वैसा कोई यंत्र नहीं है जो मन को टटोले और देशभक्ति का कितना अंश कितना प्रतिशत है ये हमको बता दे। तो स्वाभाविक हमारी क्रियाकलापों से ही हमें पता चल सकता है कि हम कितने देशभक्त हैं। हम प्रातः से जागरण से लेकर रात सोते तक जिह्वा से अधिक काम लेते हैं, यानी बोलते अधिक हैं। हाथ पैर कम चलाते हैं, जिह्वा को अधिक चलाते हैं, और वो भी अपनी स्वाभाविक अपनी मातृभाषा का उच्चारण अधिक समय करते हैं। कदाचित किस काम के लिए कुछ आंग्ल भाषा का उच्चारण कर लें, किंतु गुजरात में गुजराती भाषा में ही अधिक व्यवहार होना स्वाभाविक है। अब हमारी भाषा भारतीय भाषा है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम देशभक्त भी हैं, मातृभक्त भी हैं, और इसलिए देश की भाषा और मातृभाषा दोनों के प्रति हमारा प्रेम रहेगा ही। किंतु वो व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है क्या, तो दुख से कहना पड़ता है कि अफवाह छोड़ देंगे तो कम ही ऐसे लोग हैं कि जो अपनी भाषा पर प्रेम करने के कारण उसकी शुद्धता के प्रति आग्रहवान है। यहाँ पत्रकार हैं, इसलिए मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि यदि गुजराती भाषा अच्छी बननी है तो कौन सा समाचार पत्र ऐसा है कि जिसके पढ़ने से हमारी गुजराती अच्छी होगी। जैसे कई अभिभावक अपने घर में अंग्रेजी वृत्तपत्र बुलाते हैं, तो गुजरात में टाइम्स ऑफ इंडिया ये प्रचलित वृत्तपत्र है, उसको पढ़ने से अपने पुत्रों का अंग्रेजी अच्छी होगी ऐसा उनकी धारणा होती है। किंतु ऐसा कोई गुजराती वृत्तपत्र है क्या कि जिसको घर में लाने से हमारी गुजराती भाषा अच्छी होगी। तो मुझे तो गुजराती समाचार पत्रों का अनुभव नहीं है, किंतु हिंदी समाचार पत्रों का अनुभव है, और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यदि हिंदी बिगाड़नी है तो किसी समाचार पत्र को पढ़ना चाहिए। इसलिए कि हिंदी के नाम पर जो परोसी जाती है उसमें अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी, ये सब भाषाएं मिलकर हिंदी परोसी जाती हैं। हमारी भाषा शुद्ध बने ऐसी इच्छा बहुत कम लोगों के मन में है। मैं जब पत्रकारों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि जो जनता समझती है उस भाषा को हम परोसते हैं। किंतु क्या जनता समझती है? अब गांव का व्यक्ति
अंग्रेजी शब्दावली को कैसे समझ सकता है? जो दक्षिण भारत का व्यक्ति है वो उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की कैसे समझ सकेगा? अब संस्कृत भारती के ही अखिल भारतीय संगठन मंत्री कर्नाटक से हैं। जब उन्होंने समाचार पत्र में ये नारा पढ़ा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उन्होंने त्वरित मुझे पूछा कि ये मुमकिन क्या है? इसका अर्थ नमकीन तो नहीं है। अब स्वाभाविक है कि कर्नाटक के व्यक्ति को मुमकिन ये उर्दू शब्द कैसे समझ में आएगा। तो हमारी भाषा को शुद्ध रखना ये हमारी देशभक्ति को दर्शाता है, और ये इसके लिए हमें स्वाभाविक संस्कृत की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत से ही उद्भूत है। सभी भारतीय भाषा वैसी ही हैं, और जैसे ही भाषा प्रवाहमान होती है, विश्व में नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई वस्तुएं बनती हैं। उन वस्तुओं के नामकरण को भी जिस देश में वो बनी है वहाँ से ही नामकरण हो जाता है। जब वो भारत में आती है तो उसके उस नाम से ही के साथ आती है, किंतु जैसे हमको अपनी भाषा में उसके लिए कोई नया शब्द रचना चाहिए, वो हमने करना बहुत बार छोड़ दिया है। इसके कारण भाषा मिश्रित होती जा रही है, और मुझे भय है कि आने वाले 100 वर्षों के बाद कोई गुजराती बचेगी या नहीं, क्योंकि आज ही हमारे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं वो गुजराती भाषा पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, और इसलिए अंग्रेजी और गुजराती दो पुस्तकें उसके सामने रखी तो वो अंग्रेजी की चुनते हैं, गुजराती के नहीं पढ़ते। अंग्रेजी के मेरा कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, आप पढ़िए, स्वागत है। केवल अंग्रेजी नहीं, विश्व की सभी भाषाओं को पढ़िए, आनंद का विषय है, उसमें कोई हानि नहीं है। किंतु अपनी भाषा को मिश्रित बनाकर, अपनी भाषा को शुद्ध न रखते हुए अन्य भाषा को पढ़ने का आग्रह, इस पर आपत्ति है। आप कोई भी भाषा बोलिए, उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करिए तो आपका स्वागत है। आपको भाषा आ गई ऐसा उसका अर्थ है, आप भाषा के अधिकारी हो गए ऐसा भी हम कह सकेंगे। और इसलिए भारतीय भाषाओं को मिश्रित भाषा बनाने के बदले हम शुद्ध रखने का प्रयास करें, और उस कार्य में संस्कृत की सहायता हमको होगी। क्योंकि पर्यायवाची शब्द कहाँ से आएंगे? तो संस्कृत भाषा से ही आएंगे। संस्कृत भाषा में ही शब्दों को गढ़ने का सामर्थ्य है। तो गुजराती में जाहिर बोलते हैं, ये फारसी शब्द है। हम सार्वजनिक कह सकते हैं, ये संस्कृत शब्द है। गुजराती में कचेरी कहते हैं, कार्यालय कह सकते हैं, कचेरी ये फारसी शब्द है। गुजराती में साहेब कहते हैं, साहेब ये फारसी शब्द है। हम श्रीमन, महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब संस्कृत है। तो हम यदि संस्कृत की सहायता लेंगे तो हम गुजराती को शुद्ध रख पाएंगे। और इसीलिए सभी देशभक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो संस्कृत पढ़कर गुजराती को शुद्ध रखने का प्रयास करे, इसीलिए संस्कृत पढ़े। दूसरा हेतु है, वो है घरों में संस्कार। ये विषय बहुत ही गंभीर बनता जा रहा है, किंतु कारण हम समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो उसमें अपराध के समाचार अधिक पढ़ने में आते हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और अभी तो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। अब इसके कई कारण हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण है कि घरों में संस्कारों का लोप होना। विद्यालयों से अपेक्षा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने पर शिक्षकों का जोर रहता है।
मंदिरों में प्रवचन पूर्व जैसे नहीं होते हैं, केवल व्यक्तिगत दर्शन के लिए लोग जाते हैं, ईश्वर को प्रणाम करके चले आते हैं। वहाँ कोई उद्बोधन में सम्मिलित नहीं होते, युवा तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो मंदिर और विद्यालय, ये जो दो पारंपरिक संस्कार केंद्र हैं, वो क्षीण तो हो ही गए हैं। तीसरा जो पारंपरिक संस्कार केंद्र है वो हमारा घर है, उसमें भी संस्कारों के प्रति उपेक्षा हो गई है। उसके कारण भिन्न भिन्न है, समय का अभाव है, दोनों नौकरी करते हैं इत्यादि इत्यादि। किंतु उसके कारण समाज को हानि तो भुगतनी पड़ती है। यदि कोई किसी घर में संस्कार नहीं है तो वो व्यक्ति यदि किसी महिला पर बलात्कार करता है तो समाज में की हानि होती है, केवल घर की हानि नहीं होती। संस्कार के अभाव में रावण ऋषि कुल में उत्पन्न होने पर भी राक्षस बन गया, और राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी संस्कार के कारण प्रहलाद ये भक्त बन गया। तो ये संस्कार के कारण इतना परिवर्तन हो सकता है। अब संस्कार के लिए कई माध्यम हो सकते हैं, उसमें एक माध्यम है संस्कृत भाषा। हम यदि घर में संस्कृत लाएंगे तो हो सकता है कि हमारे मानस में परिवर्तन होगा, क्योंकि संस्कृत में कई सुभाषित ऐसे हैं कि जो जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है, इसकी परिभाषा की है। जो पूजा पाठ करता है उसको पंडित नहीं कहते हैं। तो जो मातृवत् परिदारेषु यानी परदारा यानी दूसरे की पत्नी, इसको माता समान मानता है। अब महिलाओं के प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये इससे स्पष्ट होता है। ये बालमन पर इस सुभाषित का यदि संस्कार होगा तो उसकी दृष्टि भी सभी बहनों की ओर माता समान ही होगी, सभी महिलाओं की ओर माता समान रहेगी। भारत में ये पहले से ही ये धारणा चली आ रही है, केवल इस सुभाषित में व्यक्त है ऐसा नहीं है। तो विवेकानंद जी जब विदेश प्रवास में थे तब उनके भाषण से प्रभावित होकर एक युवती उनके पास आई और उसने कहा कि आप मुझसे विवाह करिए। विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे विवाह करने का आग्रह करने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। तो उसने कहा कि हमारी जो संतान होगी वो उत्तम होगी और इसलिए मैं चाहती हूं कि आपसे विवाह करें। तो विवेकानंद जी ने कहा कि इस जन्म में तो संभव नहीं है क्योंकि मैंने संन्यास स्वीकार कर लिया है, किंतु एक हो सकता है कि तुम मुझे अपना पुत्र मान लो तो काम बन जाएगा। तो सब कबा गई, मैं युवती हूँ और ये अभी अविवाहित हूँ और ये कह रहे हैं कि मुझे अपना पुत्र मान लो। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में यही धारणा है कि चाहे वो आयु से कम हो चाहे अधिक हो, वो माता के समान ही रहेगी। और आज भी बंगाल में ससुर अपने पुत्र वधू को संबोधित करते समय कहता है बहू माँ, ऐसा संबोधन करता है। बहू तो कहता है किंतु उसके साथ माँ भी शब्द जोड़ देता है। तो ये परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से है और इसके कारण महिलाओं के प्रति देखने का हमारा रवैया उत्तम रहा है। अपवाद रावण जैसे हैं, इसलिए हम हर विजयादशमी को रावण का दहन करते हैं। तो ये संस्कार हमारे घर में बच्चों में प्रारंभ से रहेगा तो कोई क्यों युवक किसी महिला पर बलात्कार करेगा। परद्रव्येषु लोष्ठवत्, इसके आगे का पंक्ति है, आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और उसके रोकने के लिए कोई दंड शक्ति पर्याप्त नहीं है।
व्यक्ति ने ठान ही लेना चाहिए कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है, यद्यपि मुझे अवसर है, तभी भ्रष्टाचार रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। केवल नियम बनाने से, व्यवस्था में परिवर्तन लाने से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। हम देख ही रहे हैं कि IRCTC अपनी वेबसाइट को हमेशा फुल प्रूफ बनाने का प्रयास करते हैं, और हर बार ये टिकट बनाने वाले जो एजेंट हैं वो कोई नया सॉफ्टवेयर विकसित कर उन टिकटों को एक क्षण में जैसे ही खुलता है तत्काल वाला, तो वैसे अगले ही 5 मिनट में सब टिकट निश्चित हो जाते हैं, और फिर पुलिस ढूंढती रहती है, फिर नया सॉफ्टवेयर मिल जाता है, फिर पकड़ते हैं, फिर वो यही कहानी बार बार होती रहती है। तो व्यवस्था में परिवर्तन करने मात्र से ये सब सुधारने वाला नहीं है। व्यक्ति ने निश्चय करना चाहिए कि मुझे अवसर है तो भी मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तभी ये संभव है। और इसीलिए दूसरी पंक्ति उसके मन पर अंकित होगी कि परद्रव्येषु लोष्ठवत, यानी परद्रव्य यानी दूसरे का द्रव्य वो मिट्टी के समान है, उसको मुझे नहीं छूना चाहिए, तभी वो भ्रष्ट नहीं होगा। इतनी 2 बातें यदि हो गई तो भारत का विकास निश्चित है। एक मुझे अपने जीवन में कुछ महापुरुषों से वार्ता करने का अवसर मिला था। उसमें एक मुंबई के नानी पालखीवाला नाम के आयकर अधिवक्ता थे। उनसे जब वार्तालाप मैं कर रहा था तो उन्होंने एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने कहा कि भारत में बुद्धि यदि आधी होती और प्रामाणिकता यदि दुगनी होती तो आज भारत विकास में कहीं और कितना ही आगे निकल जाता, किंतु दुर्भाग्य से उल्टा है। प्रामाणिकता कम है, बुद्धि अधिक है, और इसलिए प्रामाणिकता के अभाव में हम विकास में पिछड़े हैं। इसलिए भ्रष्टाचार ये समाप्त होना चाहिए, और उसके लिए संस्कार यही एकमात्र उपाय है। तो ऐसे कई विषय हैं जिसका निराकरण संस्कारों के कारण हो सकता है, और इसलिए घरों में संस्कृत के आने से ऐसे सुभाषित या शब्दावली ऐसी कान पर पड़ेगी जिसके कारण, जिसके संस्कार के कारण उसका वर्तन परिवर्तित हो सकता है। आजकल माताएं अपने आप को मम्मी कहलाना पसंद करती है, और इसलिए बच्चों से माता ये शब्द अपरिचित हो जाता है। माता ये शब्द पता ही नहीं है, इसलिए माता जो उपनिषद का वचन है मातृदेवो भव, उससे वो दूर है। और इसीलिए आज जो लोगों के मन में धारणाएं हैं उसमें एक धारणा बैठ गई है कि जिस वस्तु का जितना उपयोग है उतना उस काल तक उसका प्रयोजन है, जैसे ही उपयोग समाप्त हो जाएगा वस्तु को फेंक दीजिए, यानी यूज एंड थ्रो। जैसे माता जब तक काम की है तब तक उसका उपयोग है, तब तक वो घर में रहेगी। जिस दिन वृद्ध हो जाएगी, जिस दिन उसकी निरुपयोगिता सिद्ध होगी, उस दिन वो वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, सेवा नहीं करेंगे। कारण उनके लिए माता देवता नहीं है, इसलिए वो सेवा भी नहीं करेंगे। तो मातृदेवो भव ये वाक्य उनके कान पर कभी गया ही नहीं है मम्मी शब्द के कारण, तो वो ऐसे क्यों सेवा करेंगे। तो ऐसी कई धारणाएं, कई संस्कार संस्कृत के कारण बनते हैं, और इसके कारण हमारा जीवन सुधर सकता है जो आज अवनति की ओर बढ़ रहा है। तो संस्कृत घर में लाना चाहिए, और इसके लिए माता पिता को पहले संस्कृत सीखनी चाहिए। हम जब परिवारों में जाते हैं और कहते हैं कि संस्कृत सीखिए, तो माता पिता कहते हैं हाँ हमारे घर में बच्चे हैं उनको पढ़ा दीजिए। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय है ही, किंतु माता पिता को पढ़ाने के लिए संस्कृत भारती है। और इसीलिए आज इस सम्मेलन में जो सम्मिलित लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे संस्कृत भाषा को स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं,
अभी नई शिक्षा नीति में तो सरकार ने अवसर दिया है कि बच्चे को पढ़ाई के प्रारंभ से अंत तक संस्कृत वो पढ़ पाएगा, उसकी उपलब्धता रहेगी, उसकी इच्छा पर निर्भर है कि उसने कौन सी भाषाएं पढ़नी है। आप उस समय सभी अभिभावक आग्रहपूर्वक अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तुमको एक भाषा संस्कृत लेनी ही लेनी है विषय के रूप में, तो बच्चा भी पढ़ेगा, विद्यालय में भी पढ़ेगा, घर में भी पढ़ेगा, तो वो बच्चा संस्कृत आने के कारण एक संस्कारित बच्चा उत्पन्न होगा और वही आगे देश को भी आगे ले जाएगा। यदि वो अनुचित या कुसंस्कारित होगा तो देश को भी, समाज की भी हानि करेगा। और इसीलिए हमारी संतान ये कोई हमारी व्यक्तिगत जागीर नहीं है, वो पूरे देश की अमानत है। और इसीलिए हमको देशभक्त होने के कारण अपनी भाषा को शुद्ध रखना है, अपने संतानों को के संस्कारों को व्यवस्थित रखना है, और इसके लिए संस्कृत आपकी सहायता करेगी। इसलिए आप संस्कृत पढ़िए, ऐसा निवेदन कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयः। संस्कारस्य भाषा संस्कृतं, संस्कृतेः भाषा संस्कृतं। राष्ट्रसेवायां यदि सीमायां गन्तुं न पार्यते चेत् संस्कृतभाषाम् अधीत्य व्यवहारे च प्रयोज्य राष्ट्रसेवां कर्तुं पार्यते इति महोदयैः उक्तं। तथा पतञ्जलिना वाक्यपदीये भर्तृहरिणा इत्यादिना यद् उक्तम् अस्ति अपभ्रंश शब्दान् मा प्रयुज्य इति इत्यस्य वार्ता पुनः महोदयैः अस्माभिः समक्षम् उपस्थापितम्। अहमपि एकं शब्दं कथितुम् इच्छामि अपभ्रंश शब्दानां विषये। अस्माभिः अधुना आधुनिकगीते तथा च व्यवहारे खैरियत इति शब्दं बहु श्रुतमस्ति। इति खैरियत शब्दोऽपि संस्कृतस्य एव तस्य मूलम् अस्ति। संस्कृते क्षैरेयकम् इति शब्दः अस्ति, अर्थात् यस्मिन् गृहे क्षीरम् अस्ति तत्र क्षैरेयकम् अर्थात् सुखं समृद्धिं च भविष्यति एव। अतः क्षैरेयकम् इति शब्दस्य तद् अपभ्रंश शब्दः अस्ति। तथा मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् इत्यादि मूल्यम् अस्ति। इत्यादीनाम् अस्माकं जीवने परिपालनं भवेत्। एतदर्थं संस्कृत अध्ययनम् अध्यापनं च अतीव आवश्यकं वर्तते। तथा नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीतो अपि सर्वकारेण संस्कृतस्य अध्ययनाय अध्यापनाय च बहु प्रयत्नं कृतमस्ति इति सर्वं महोदयैः उक्तं। पुनः पुनः धन्यवादं विज्ञापयामि। तदनन्तरम् अहं दूरवाणी सम्भाषणं संस्कृत भाषायां कया रीत्या कर्तुं शक्यते तदर्थम् अहं फोरम भगिनीं देवांशी भगिनीं च निवेदयामि। सा आगत्य दूरवाणी सम्भाषणं। हरि ओम्। हरि ओम्। कः वदति? अहं देवांशी वदामि। सखी, गृहे कोऽपि नास्ति किम्? सर्वे सन्ति। पिता जपति, अम्बा पूजयति, नुजः खादति, अग्रजा मलं करोति, पितामहः दूरं पश्यति, पितामही विश्रामं करोति। त्वं किं करोषि? क्रीडसि वा? पठामि, उत्तरामि। तव अनुजो किं? मम अनुजो शालां गच्छति। अहं पिता च विद्यालयं गच्छावः। अद्य त्वं विद्यालयं न गच्छ, अहमपि न गच्छामि। वयं सर्वे अद्य मैसूरुनगरं गच्छामः। मम बान्धवाः अपि आगच्छन्ति। भवत्याः पिता कार्यालयं न गच्छति किम्? अद्य मम पिता विरामं स्वीकरोति। फोरम नहीं भो। अहम्
आगन्तुं न शक्नोमि, भवती गच्छतु। पुनः मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः फोरम देवांशी च। वयमपि यदि दूरवाणी सम्भाषणं कुर्मः तर्हि आरम्भे हेलो इति न उक्त्वा नमो नमः इति तु वक्तुं शक्यते एव इति वयं चिन्तयामः। कार्यक्रमोऽयं दृष्ट्वा भवतां सर्वेपि नमो नमः इति उक्त्वा दूरध्वनि मध्ये दूरवाणी सम्भाषण मध्ये वार्तालापं कुर्यात् इति प्रार्थये। तदनन्तरम् अहं वृष्टिभगिनीं निवेदयामि, सा आगत्य हास्यकणिकां संस्कृतभाषायां प्रस्तुवन्तु। वृष्टिभगिनी। नमो नमः। मम नाम वृष्टि। अहं हास्यकणिकां वदामि। प्रथमहास्यकणिकां वदामि। कन्या युवक प्रति वदति, अहं तव कृते सर्वं त्यक्तुं शक्नोति। युवकः वदति, मातरं पितरं चापि त्यक्तुं शक्नोति। कन्या वदति, आम्। युवकः वदति, गृहमपि त्यक्तुं शक्नोति। कन्या वदति, आम्। युवकः वदति, बान्धवानपि त्यक्तुं शक्नोति। कन्या वदति, आम्, अहं तव कृते बान्धवानपि त्यक्तुं शक्नोति। युवकः वदति, स्टार् प्लस् त्यक्तुं शक्नोति। कन्या तत्क्षण उत्तरं ददाति, अरे अरे, गच्छ गच्छ, आगत मूर्ख मया सह विवाह कर्तुं। द्वितीयहास्यकणिकां वदामि। शिक्षकः वदति, भो छात्राः, जलचर प्राणिनां पञ्चनाम्नानि वदतु। एकः छात्रः वदति, महोदय मीनः। महोदय वदति, शोभन। अन्ये चत्वारः के? छात्रः वदति, मीनस्य पुत्र, मीनस्य पुत्री, मीनस्य माता, मीनस्य पिता च। तृतीयहास्यकणिकां वदामि। रमेशः वदति, भो महेशः, किं भवान् वक्तुं शक्नोति, सूर्यः किमर्थं पूर्वदिशि उदेति च पश्चिमदिशि अस्तः गच्छति? महेशः वदति, एतस्य उत्तरं तु कश्चित् मूर्खः अपि दातुं शक्नोति। रमेशः वदति, अतः तु भवन्तं पृच्छामि। नमो नमः। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवादः वृष्टिभगिनी। हास्यकणिका अनन्तरम् अहं कथाकथनार्थम् अजय भ्रातरं निवेदयामि। सः आगत्य संस्कृतभाषायाम् एका सुमधुरा कथां श्रावयेत्। अजय भ्राता। नमो नमः। मम नाम अजय पुरोहितः। अहम् एका कथा श्रावयामि। शीर्षकः वैराग्येण एव तृप्तिः। मगधदेशस्य नृपः चन्द्रगुप्तः, तस्य मन्त्रिः चाणक्यः। चाणक्यः तपस्वी एवं राजनीतिज्ञः। चाणक्यः वैराग्येण पूर्णः भवति। यद्यपि सः मन्त्री, तथापि सः एक उटजे नगरात् बहिः निवसति। एकदा चन्द्रगुप्तः चाणक्याय दारिद्र्येभ्यः दातुं कम्बलान् दत्तवान्। एकदा केचन चोराः कम्बलान् चोरयितुं रात्रौ चाणक्यस्य उटजे प्रविशन्। तदा शीतकालः आसीत्, अतीव शीतः आसीत्। तथापि चाणक्यः भूमौ कटेः विना कम्बलं शयनं करोति स्म। अतः चोराः चौर्यं न अकरोत्, किन्तु चाणक्यं जागरितवन्तः। चोराः आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः। चोराः उक्तवन्तः, चेत् चाणक्य महोदय,
भवतः समीपे कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि भवतः किमर्थं भूमौ शयनं करोति? चाणक्यः उत्तरं दत्तवान्, चेत् कम्बलाः नृपेण दारिद्र्येभ्यः दातुं दत्तवान्, अतः अहं तेषाम् उपयोगं कर्तुं न शक्नोमि। अहं विरक्तः आचार्यः, अतः अहं सदा तृप्तः अस्मि। चाणक्यस्य प्रत्युत्तरं श्रुत्वा चौराणां लज्जा उत्पन्नः। चौराः लज्जाम् अनुभूतवान् चेत् प्रतिदिनं वयम् अन्यस्य द्रव्यम् अपहर्य अधर्मम् आचरामः, अतः वयं पापस्य संग्रहः कुर्मः इति चिन्तयित्वा ते चाणक्यस्य क्षमां प्रार्थितवन्तः। एवं तत्पश्चात् सर्वे चौराः सज्जनाः अभवन्। धन्यवाद। धन्यवादः अजय भ्राता। अजय भ्रातृ सदृशाः जनाः अस्मान् प्रेरयति। गुणा पूजा स्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः इति भवभूतिना यदुक्तम्, एतादृश्यः पंक्त्यः सार्थकी कुर्वन् अजय भ्रातृ सदृशाः जनाः अस्मान् संस्कृतं पठितुं पाठयितुं च प्रेरयति। अधुना एषां प्रेरकोपस्थितिः अस्ति। तथा भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। तादृशाः चेतन त्रिवेदी महाभागाः अस्माकं परितः उपस्थिताः सन्ति, तथा च प्रेरयितुम् उपस्थिताः सन्ति। यदि महाभागानां विषये परिचयं यच्छामि चेत् प्राधान्येन तु एतेषां विषयः आङ्ग्लभाषा अस्ति, किन्तु यथा शास्त्रे उक्तमस्ति, एकं शास्त्रम् अधीयानः अपरं शास्त्रमपि जानीयात् इति मन्त्रः स्वजीवने उपस्थाप्य संस्कृत भारत्याः संस्कृत भाषां प्रति एतेषां रुचिवशात् संस्कृतमपि अवगच्छन्ति। तथा ते एतेषां रुचिवशात् अधुना सौराष्ट्र प्रान्तस्य उपाध्यक्षस्य दायित्वमपि निर्वहन्ति। महोदयैः सामलदास विनयन महाविद्यालयतः स्नातक पदवीं प्राप्तमस्ति। तथा अनुस्नातक अध्ययनं महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी विश्वविद्यालयं भावनगरतः कृतमस्ति। कानपुरस्य छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधि पदवीं भवता प्राप्तं। तथा विविधासु शैक्षणिक संस्थासु 21 वर्षेषु भवान् अध्ययनम् अध्यापनं कुर्वन् अस्ति। तथा च भवतां मार्गदर्शने 21तः अधिकाः छात्राः विद्यावारिधि पदवीं प्राप्तवन्तः सन्ति। गुजरात प्रदेशीय लोककला तथा महात्मा गान्धिनः तत्वचिन्तनम् इति भवतः प्रियविषयाः सन्ति। तथा अधुना सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र माध्यमेन सरल रीत्या अध्ययनम् अध्यापनं कया रीत्या भवेत् एतदर्थम् अपि भवन्तः प्रयतन्ते इत्यादिकम् एतेषां परिचयम् अस्ति। परिचयं तु बहु लम्बायमानम् अस्ति, किन्तु अधुना अहं महोदयं निवेदयामि, अस्मान् प्रेरयतु। नमो नमः। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित आज मुझे बहुत गर्व और स्वाभिमान हो रहा है। जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र में सोमनाथ महादेव की उपस्थिति में ये राष्ट्र का, ये शायद गुजरात का प्रथम ऐसा वर्चुअल सम्मेलन है जिसमें हम मिलके संस्कृत के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपनी देव भाषा के बारे में बात करेंगे। ऐसे प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन में भागीदार होने का मौका और ये नरसिंह मेहता की भूमि, गिरनार क्षेत्र की भूमि से आज ये हो रहा है, इसकी मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। ऐसे पवित्र कार्यक्रम में हम लोगों के साथ श्री सहदेव पुजारी जी बेसिकली इकोनॉमिक्स के अध्यापक, इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, मगर जिसने संस्कृत के साथ अपनी साधना की है और संस्कृत भाषा से संस्कार और संस्कृति तक का
एक बड़ा संगठन और संकलन का काम किया है। ऐसे श्री पुजारी जी को मैं सोरठ विस्तार में संस्कृत भारती का मैं बेसिकली कार्य करता हूँ। आज मैं यहाँ पे कुलपति के हिसाब से नहीं हूँ, मैं संस्कृत भारती का कार्य करता हूँ, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको हम स्वागत करते हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पहली बार हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में प्रथम बार गुजरात में प्रथम बार संस्कृत का महत्व की बात की थी, वो भी कार्य आपने शुरू किया था और वो कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा थे। वो कार्य आपके बात से, आपकी पवित्र वाणी से हुआ था। आज ये बात भी आपकी पवित्र वाणी से हुआ है, तो मुझे गौरव है, ये काम बहुत आगे जाके अच्छा चलेगा। ऐसे ही हमारे जूनागढ़ के बहुत ही सम्माननीय जो वैसे व्यवसाय से तबीब है, बहुत अच्छे इंसान, ह्यूमैनिटी के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में उसकी कोई जोड़ नहीं है, ऐसे हमारे सर्वमित्र में से कह सकता हूँ डॉक्टर चिखलिया साहब, जिससे बहुत ज्यादा मिलना नहीं हुआ है मगर ये पत्रकारिक क्षेत्र में खूब नाम सुना है। ऐसे अपने अर्जुन भाई डांगर और वजेंद्र बाबा जी, जिसके साथ हम लोगों का बार बार मिलना रहता है, वो कैसे संत है, कभी भी यूनिवर्सिटी के आके मुझे कान पकड़ के कह सकते हैं आपको ये करना चाहिए, और उसकी बात मैं कभी नहीं टालता हूँ। ऐसे वजेंद्र बाबा जी, जयशंकर भाई, हिमांजय भाई, पंकज भाई, शांति भाई, अतुल उनागर जी, भाव प्रकाश जी, स्नेहल भाई, राहुल भाई, और ये पूरा हमारा अपना किशोर सेलड़िया, और हम लोगों के साथ जुड़े हुए अभी हम लोग FB लाइव हो रहे हैं, यूट्यूब में भी लाइव हो रहे हैं, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के पेज से भी लाइव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कितनी कॉलेज के अध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थी, वाली, प्रबुद्ध नागरिक, संतों और कई लोग जो जुड़े हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये संस्कृत सम्मेलन में, आपकी ये वर्चुअल संस्कृत सम्मेलन में वर्चुअल हाजिरी की मैं बहुत अच्छी तरह से नोंद लेता हूँ, और ये जो संस्कृत की सेवा करने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री स पुजारी जी ने बहुत अच्छी तरह से, जैसे बोले शुगर कोटेड पिल, बहुत गागर में सागर की जैसे बहुत अच्छी बातें रख दी। उसने संस्कृत की क्या जरूरत है, इससे बजाय क्यों संस्कृत की जरूरत है, इतना अच्छा विषय रखा, तो उससे आगे बहुत ज्यादा बात करने की मुझे जरूरत भी नहीं लगती है। हर बार मैं कहता हूं, हम लोगों का कई सालों से एक स्वप्न है भारत को राष्ट्रगुरु बनाना। तो ये भारत को राष्ट्रगुरु बनाने की जो सफर है, इसमें संस्कृत भाषा से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार और संस्कार से ही राष्ट्र निर्माण सफल हो सकता है। ये बात मैं अच्छी तरह से मानता हूं, और आपको इसलिए मैं बताता हूं, मेरा स्वाभिमान और स्वानुभव भी है। अभी हमने देखा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कोरोना काल अभी चल रहा है, अभी फिर से एक बार थोड़ा वेव चला है। मेरे विद्यार्थियों बहुत, अभी वो लोग, मुझे अच्छा लगा, सभी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए यहाँ का क्षेत्र, गिरनार क्षेत्र, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ और जूनागढ़, चारों जिलों को स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं हम एग्जाम नहीं देना चाहते, यहाँ के स्टूडेंट्स बोलते हैं हम एग्जाम देना चाहते हैं। तो एक काल में भी हमने बहुत अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जुड़े रहे और एक नया काल सीख लिया। अभी हमें पता चला योग का महत्व, आयुर्वेद का महत्व, धर्म का महत्व, शिक्षा का महत्व, नीति और रीति का महत्व। तो ये सारी बातें जहाँ का वो सोर्स है, जहां से आई है, जो अपनी पैटर्न है, वो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो उसे मूल तक जाने के लिए भी संस्कृत भाषा जानना अति आवश्यक है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें 5वीं कक्षा तक अपनी भाषा में पढ़ाने की बात है। बहुत अच्छी तरह से पुजारी जी ने बताया, देव पुजारी जी ने बहुत बढ़िया एक भाषा विज्ञान के कॉन्सेप्ट से हमें एग्जाम्पल दिया। हमारी गुजराती में कहेवत है कि कुआं होय तो अवेड़ा में आवे। संस्कृत भाषा, देव भाषा, वो सोर्स ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, कि सभी भाषा में जो शब्द चाहिए वो संस्कृत में है। अगर अभी मातृभाषा की हम चिंता करते हैं तो वैसे भी संस्कृत की चिंता होती है। तो मातृभाषा को बचाने के लिए भी संस्कृत सीखना जरूरी है। साथ में अब मातृभाषा करेंगे, संस्कृत करेंगे, तो जो दूसरा पॉइंट बताया पुजारी जी ने, संस्कार अपने आप आएंगे। और बहुत अच्छा लगा
ये नारी सम्मान की जो बात की, आज का समय का एक बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे हम लोगों के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर आप दिल्ली और इससे आगे जाइए तो आपको पता चलेगा अभी बहनों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यत्र नार्यति पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, एक कॉन्सेप्ट से हम, एक संस्कृति के हम लोग हैं, मगर ये क्यों हो गया? तो नारी सम्मान की जो बात रखी है संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में, उसका आदर सम्मान वो संस्कृत भाषा सीखने से आएगा। और लास्ट में जो बात बोली बढ़िया थी, ये जो एथिक्स और नीतिमत्ता की बात है, कि आपको कहीं समटाइम्स इन इंग्लिश एक कहावत है, मैन आर ऑनेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं शिक्षक हूं, प्राथमिक शाला में पढ़ाता हूं, मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करता हूं। अरे भाई, आप कब भ्रष्टाचार करोगे? आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप सत्य के टिके रहो, तभी आप ऑनेस्ट बोले जाते हो। एथिक्स और मोरालिटी सीखने सिखाने की बात नहीं है। एथिक्स और मोरालिटी अंदर से आती है, संस्कार होता है, एक फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है, एक परिवार भावना होती है, एक अपनापन होता है। तो संस्कृत और संस्कृति से ही नीतिमत्ता और एथिक्स आएगी। इतनी अच्छी तरह से जो बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चौथी बात मैं रखता हूं, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोगों का टास्क फोर्स और चल रहा है, 2-4 मीटिंग्स भी हो गई है। और अभी संस्कृत जानने वाले जो लोग हैं, मेरे अध्यापक मित्र हैं, उन लोगों का बहुत दायित्व बढ़ जाने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से हम बोल रहे थे कि ये लोग संस्कृत का महत्व नहीं है, आंग्ल भाषा का बहुत महत्व है, ऐसा है वैसा है, मगर हमें ऐसे अभ्यासक्रम तैयार करने हैं। जो छोटे बच्चे, अभी कितने वो 2 लड़कियां बातें कर रही थी, मेरी बच्ची छोटी है फिर भी वो संस्कृत बोल लेती है, मुझसे अच्छा बोल लेती है। तो 10 दिन की संस्कृत भारती की एक शिविर होती है, और 10 दिन में सुबह से शाम तक का इतना बढ़िया उसका होता है प्लानिंग। तो 10 दिन में जो लोग संस्कृत सीख लेते हैं, और हम 5वीं कक्षा के लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, फिर भी संस्कृत नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं न कहीं आत्म मंथन की भी जरूरत है। तो ये सौराष्ट्र प्रांत के हिसाब से जब ये बात चल रही है, तो मैं सौराष्ट्र के सभी जिलों की ओर से एक दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी टीचर्स, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो चाहे प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या उच्च शिक्षण का हो, सभी शिक्षक को फर्स्ट सज्ज होना है। और नई शिक्षा नीति में कोई इंजीनियरिंग का बच्चा जो जीटीयू में पढ़ रहा है, वो जीटीयू में पढ़ने वाला सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक संस्कृत का आर्किटेक्चर का भी कोर्स कर सकता है। कोई मेडिकल में पढ़ने वाला बच्चा है, वो आयुर्वेद का कोई ब्रिज कोर्स या कैप्सूल कोर्स कर सकता है। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी उसमें लीड ले रही है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सब बातें जब होगी, कोई भी बच्चा, जो कोई, बहुत लोगों को अपेक्षा भी बहुत है, मुझे बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत बातें करता रहता हूँ, तो बोलते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन संस्कृत, हमें संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे वो एक रामायण में प्लेन का उल्लेख था, वो विमान रामायण में कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो सब हम जो टिपिकल कर्णभार, मध्यम आयोग, नीति शतक को ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते हैं, उससे थोड़ा आगे आने की जरूरत है। और नई शिक्षा नीति में जो बच्चा है, वो प्रस्तुतता, समय की प्रस्तुतता की मांग है। हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये सब उसको लॉजिक के साथ देना पड़ेगा। और इसके लिए पूरा शास्त्र, पूरी टीम काम कर रही है। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से आज का सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन नहीं शंखनाद है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, बीच में मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही है, मेरा ध्यान तो कमेंट्स पढ़ने में भी है। तो किसी ने बोला ये संगठन क्षेत्र संस्कृत भारती का शंखनाद है, ये सौरठ से स्टार्ट होगा और ये शंखनाद पूरे गुजरात और पूरे भारत और पूरी दुनिया पे ये शंखनाद एक ऐसी बात करेगा जिससे संस्कृत और संस्कृत का सम्मान होगा। और इस तरह से बहुत ही एक छोटा उदाहरण था कि हम लोग साहेब बोलते हैं, कोई अन्य भाषा का शब्द है, गुजराती में हमने એવું જ લાગે છે આપણને કે સાહેબ આપણો शब्द છે, परंतु महोदय कितना बढ़िया शब्द होता है। महोदय बोलने से ऐसे मुंह में कोई मिठाई खाते हैं ऐसा भाव आता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी है जो अपने बच्चे को सिखाई जाए, नई पीढ़ी की चिंता की जाए। और जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे तो बहुत ही पवित्र और खुले होते हैं, उसके ऊपर ये किया जाए तो बहुत अच्छा प्रयोग होगा। और मैं बहुत खुश हूँ, जूनागढ़ में ये पूरी टीम, हम लोगों ने प्रथम बार शायद भारत में, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत का संभाषण कोर्स करने वाला कोई भी बच्चा हो, कोई भी डिसिप्लिन का हो, कोई भी फैकल्टी का हो, उसको हम 2 क्रेडिट दे रहे हैं।
और अच्छी तरह से आज कितने बच्चों ने वो क्रेडिट भी ली, और एक बच्चे का ईमेल भी मुझे आया था, उसको कोई फॉरेन जाना था तो फॉरेन में क्रेडिट की जरूरियत थी, तो 2 क्रेडिट की उसको काम लग गई। तो इसी तरह से हमें बहुत इस तरह से जो मेन फैकल्टी मेन कोर्सेज है उसके साथ ये सब जोड़ना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए। संस्कृत भारती के कार्यकर्ता दिन और रात, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, कोई भी स्वार्थ के बिना लोग इतना सारा काम कर रहे हैं। अभी तो संस्कृत बोर्ड का भी गठन हो गया है, अपने जयशंकर भाई को भी मैं आज उस प्लेटफॉर्म से अभिनंदन देता हूँ। उसके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि बोर्ड बनना एक बात है और सुचारू रूप से बोर्ड बन के उसका अच्छा संकलन हो, काम हो, वो भी इतनी जरूरी बात है। तो अभी संस्कृत के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। अभी जरूरत है जो लोग संस्कृत को प्रेम करते हैं, जो लोग संस्कृति को प्रेम करते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। इसलिए मुझे अच्छा लगा आज हमारे बीच में एक मेडिकल क्षेत्र के तबीब चिखलिया जी आए, अर्जुन भाई पत्रकार से आए, और धर्म के हमारे प्रतिनिधि बावाश्री आए, और प्रताप भाई जैसे वडील आए, और मैं और देव पुजारी जी, तो हम लोगों का संगठन का काम है, हमें जो भी बुलाते हम चले जाते हैं। मगर आज ये पूरी तरह से जो घटनाक्रम बना उससे मैं बहुत आनंद है। और बहुत सारे लोग, मुझे अभी लगता है आज का ये प्रोग्राम मिनिमम 30 से 40 हजार लोग तक जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये बात जो हम रख रहे हैं, ये बात वैसे ही नहीं जाएगी, एक नया युग होने जा रहा है। इस युग की शुरुआत का शंखनाद को मैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मेरी वाणी को विराम करता हूँ। आभार। धन्यवादः महोदय। बहु प्रेरणास्पदं वक्तव्यम् आसीत्। भवतां कुलपतीनां तथा च संस्कृत भारत्याः उपाध्यक्षाणां वयं गौरवम् अनुभवामः। भवत्सदृशाः उपाध्यक्षाः अस्माभिः प्राप्ताः सन्ति। संस्कृतं किमर्थम् इति भवता यत् प्रश्नं प्रदत्तं तत् अस्माभिः सर्वैः चिन्तनीयं। संस्कृतं किमर्थं, तथा कोऽपि अस्ति चेत् कुल्यायां समागच्छति इति यत् गुर्जर भाषायाम् उक्तं तदपि अतीव ध्येतव्यम् अयं विषयः। तदनन्तरं स्वर्गादपि गरीयसी इति नाटकं प्रस्तोतुम् अहं गोकुलेश पुष्टि विद्याधाम जूनागढ़स्य बालकान् निवेदयामि कि ते सर्वे आगत्य संस्कृत भाषायां स्वर्गादपि गरीयसी इति लघुनाटकं सर्वेषां समक्षं प्रस्तुवन्तु। यदि नाटक विषये कथयामि चेत् नाटकम् इदं भारत मातुः प्रति स्नेह, राष्ट्रभक्ति आदि भावैः निर्मितम् उत्तमं रूपकम् अस्ति। नाटकेऽस्मिन् 4 वैदेशिकाः भारतम् आगच्छन्ति स्म। भारतम् आगत्य पश्यन्ति, सर्वे स्वकार्ये रताः सन्ति। भारतं भग्नं कर्तुं कार्यरतानां कथम् एतेषां भग्नं करणीयम् एतस्मिन् विषये सर्वे वैदेशिकाः चिन्तयन्ति। एवं वैद्यः, कृषकः, शिक्षकः, छात्रः, सैनिकः आदि सर्वान् प्रलोभनं प्रयच्छन्ति। सैनिकं विहाय अन्ये सर्वे प्रलोभने आगत्य विदेशं प्रति गन्तुं सज्जाः भवन्ति। अतः भारत माता अतीव दुःखिता भवति। भारतं प्रति स्नेहयुक्तं मर्मवाक्यैः अन्य जनानामपि हृदयं परिवर्तनं भवति। एवं भारते एव स्थित्वा भारत मातुः सेवां कर्तुं सज्जाः भवन्ति। रूपकम् इदम् अहमदाबाद दूरदर्शनतः सन् 2000 वर्षे गुर्जर भाषायां प्रसारितं जातम्। तदनन्तरं डॉक्टर मौलिक केलैया महोदयेन संस्कृतेन अनुवादः कृतः अस्ति, तथा अस्माकं निदर्शनं, निर्माणं, रूपसज्जा इत्यादिकं सर्वमपि महोदयेन एव कृतः अस्ति। तथा च अस्माकं पूज्याः ब्रजेन्द्र महोदयस्य भूरि भूरि आशीर्वादान्, प्रेरणां, सहायतां च प्राप्ता अस्ति। तर्हि अहं बालकान् निवेदयामि, स्वर्गात् अपि गरीयसी इति नाटकम् अस्माकं समक्षं प्रेरयतु, प्रस्तुतु। पश्यतु, एते के? अरे वयमपि न जानीमः, गच्छामः, पृच्छामः। अरे मूर्खाः, अस्मान् न जानन्ति, वयं सर्वे भारतभक्ताः।
एते तु सर्वे कार्यरताः परन्तु एतेषां भङ्गीकरणं कथं करणीयम्? अरे तत्तु अतीव सरलः। भवती का? अरे अहं शिक्षकः, अहं भारतदेशस्य भावि रचयामि। भारतस्य भविष्य वाह मस्त अस्ति किं? भवती अस्माभिः सह आगच्छतु, अधिकं वेतनम् एवं नूतनं भवनं सर्वं दद्मः। अरे न, अहं मम भारत मातुं त्यक्त्वा कुत्रापि गन्तुं न इच्छामि। अयि भो भवान् कः महानुभवः? अरे मां न जानाति, अहं भारतस्य अन्नदाता अस्मि। अरे पश्यन्तु, धारणार्थं समीचीनं धोतवस्त्रमपि नास्ति, एवं सः कथयति अहं भारतस्य अन्नदाता अस्मि। भो अस्माभिः सह आगच्छतु, कृषिकृते नूतनानि यन्त्राणि, अधिकं धनम् एवं सर्वं दद्मः। न गच्छतु, अहं मम भारत मातरं त्यक्त्वा कुत्रापि गन्तुं न इच्छामि। अरे भवान् तु वैद्यः दृश्यते, तर्हि एकं कार्यं करोतु, मया सह आगच्छतु, नूतनं वैद्यालयं, नूतना प्रयोगशाला, नूतनानि साधनानि ददामि, परन्तु भवान् मया सह आगच्छतु। एकं मम भारत मातरं त्यक्त्वा कुत्रापि न गच्छामि। भवती का? अरे अहं भारतस्य भविष्यः अस्ति। ओहो, तर्हि भवती भविष्यं किं करिष्यति? एकं कार्यं करोतु, मया सह आगच्छतु, अहं नूतनानि पुस्तकानि, सुसाहित्यं, धनं च ददामि। अरे न नेच्छामि, अहं भवती समीपे स्थापयतु। अरे एष कः प्राणी? अरे अहं भारत मातुः रक्षकः। अरे भवान् अत्र किं करिष्यति? भवान् भो तस्कराः, अहं किमपि श्रोतुं न इच्छामि। शीघ्रं अत्रात् गच्छतु, अन्यथा। अरे एतत् स्वीकरोतु। अरे न, अरे स्वीकरोतु, अस्माभिः सह आगच्छतु। अयि भो बालिकाः पुस्तकानि स्वीकरोतु। अरे न। किमर्थम्? आगच्छतु। आम्। अरे एक आगतम्। अरे भवान् स्वीकरोतु साधनानि। न, आम्। अरे भो स्वीकरोतु, नूतनं धौतवस्त्रमेव रूप्यकाणि। अरे न। किं न स्वीकरोतु, आगच्छतु। आम्। अरे भारतस्य अन्नदाता अपि आगच्छति। भो मातः, भवती रोदनं मा करोतु। अधुना अहं भवतीं त्यक्त्वा न गमिष्यामि। भवतः सपुत्रः जीवितः अस्ति। अरे भो मूर्खसैनिकः, किमर्थं भवतः समयं नष्टं करोति? भवान् एकैव किमपि कर्तुं न शक्नोति। एषा पश्यतु, भारत माता वे करोति। अरे अहम् एतादृश कपूतः नास्मि। अहं मातुः कृते प्राणस्य बलिदानमपि दातुं शक्नोमि। अरे एतत् स्वीकरोतु धनम्, अहं न गन्तुम् इच्छामि। भो शठः। अरे कुत्र गच्छन्ति? भो मूषकाः अस्मान् मूषयन्ति। स्वीकरोतु भवतां पुस्तकानि, अहमपि गच्छामि मम मातुः समीपे। वयं बालिका भारतभक्ता, वयं बालिका भारतभक्ता, वयं हि सर्वे भारतभक्ता, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ता, वयं हि सर्वे भारतभक्ता। नमो नमः। मुनिना भरतेन सत्यमेव उक्तं, न तत्शास्त्रं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला, नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। सर्वेषां बालकानां पुनः पुनः धन्यवादं विज्ञापयामि। अधुना राजकोट जनपदस्य दिव्य भास्कर वर्तमान पत्रस्य तन्त्रीपदं शोभमानाः अर्जुन भ्रातरं ये अस्माकं सारस्वत अतिथयः सन्ति तान् अहं निवेदयामि, ते स्वकीयम् उद्बोधनं कुर्युः। महोदयस्य विषये यदि कथयामि चेत् जूनागढ़ नगरे जय हो जूनागढ़ तथा जूनागढ़ मुक्ति महोत्सव एतादृशानां
कार्यक्रमाणां प्रेरकः तथा च षडुत्तर-द्विसहस्राब्दे वर्षे जूनागढे स्वातन्त्र्यदिनस्यापि महोत्सवं महोदयैः आयोजितं, यस्मिन् महोत्सवे 9 मासेषु 90 अधिकसंख्याकानि कार्यक्रमाणि कृत्वा जनेषु तत्प्रति जागृतिं प्रसारिता। तर्हि अहं महोदयं विज्ञापयामि ते अस्मान् प्रेरयतु। नमस्कार। कदाच पहला वर्च्युअल संस्कृत सम्मेलनना अध्यक्ष मारा मित्र अने गुजरात सौराष्ट्रना अग्रणी तबीब डॉक्टर चिखलिया साहेब, जेमनी भाषा अने संस्कृत प्रत्ये जेमनो लगाव खूब ज छे एवा पूर्ण ज्ञानी श्री देव पुजारी महोदय, जूनागढ़ नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटीना कुलपति श्री चेतन त्रिवेदी जी, संत कही शकाय अने जेमणे संस्कृतनी भाषाने एक नवी ऊंचाई पर लई जवानी नेम लीधी छे तेवा वजेंद्र कुमार बाबाश्री, जयशंकर भाई, वडील मुरब्बी प्रताप भाई अने आप सौ। संस्कृत विषय बात करवानी अने संस्कृत विषय आपनी साथे गोष्ठी करवानी एक तक मळी छे ते बदल हूँ मारी जातने धन्य समझू छूं। देव पुजारी महोदये खूब सरस बात करी कि गुजराती भाषा और अंग्रेजी भाषा पर एक जबरदस्त संघर्ष चाली रह्यो छे। मारे कहेवुं छे कि गुजराती में आवता सपनाओने साकार करवा माटे अंग्रेजी आवडવું जरूरी छे, परंतु जीवनना श्रेष्ठ आयामो सर करवा माटे संस्कृति अने संस्कार अने संस्कृति थी पछी संस्कृत ए सौथी जरूरी छे। लोको कहे छे, युवानो कहे छे, विद्यार्थीओ कहे छे कि पहला क्षेत्र में जग्या नथी, आ क्षेत्र में जग्या नथी, मेडिकल में जग्या नथी, एंजीनियरिंग में जग्या नथी, प्रोफेसर्स माटे जग्या नथी, मैनेजर माटे जग्या नथी। पण मारे कहेवुं छे कि श्रेष्ठ अने सारा माणस माटे बधे ज जग्या छे। तो सौथी पहेला सारा माणस बनवाथी जो शरूआत करीए तो आ तमाम जे सवालों छे, आ तमाम जे हताशा छे, निराशा छे, तेमनुं निराकरण आपोआप आवी जशे। गुजराती भाषा ने क्यांक ने क्यांक भूलवानी वातो थई रही छे ने घणी बधी तेनी मोहीमो चाली छे। आम जोईए तो 19મી અને 20મી સદીની અંદર આપણા ગુજરાતી ભાષાના મૂર્ધન્યોએ ખૂબ જ પ્રયાસો કરીને એક અભૂતપૂર્વ ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ કર્યો ને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। પરંતુ સારી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે ગુજરાતી લખતા અને ગુજરાતી બોલવા માટે સંસ્કૃત ભાષાની એક થોડી પણ સમજ જરૂરી છે અને એ સૌથી પ્રાચીન ભાષા છે, દેવ ભાષા કહેવાય છે અને લગભગ તમામે તમામ ભાષાની જનની છે, માતા છે। આપણા સૌથી પ્રાચીન જે ચારેય ગ્રંથ છે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, આ ચારેય વેદમાં જીવનના આરંભથી માંડીને અંત સુધીનો સાર આપવામાં આવ્યો છે। એ વેદ શબ્દ પણ સંસ્કૃત છે અને એનો અર્થ થાય છે જ્ઞાન। આ ચારેય વેદ સંસ્કૃત ભાષાની અંદર જ લખાયેલા છે અને કદાચ જો કોઈના જીવનના બદલાવ લાવવા માટેના જો કોઈ પડાવો હશે તો એ પડાવો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃતથી શરૂ થયા છે એવું કહેવાય છે ને સાબિતી રૂપે અનેક જગ્યાએ એ સાબિત પણ થઈ ચૂક્યું છે। આવનારો સમય છે એ લગભગ નવી દિશાઓ કંડારવાની વાતો થઈ રહી છે, લોકો એ દિશામાં જવાનું કર્યા છે, ઇનોવેશન છે, ક્રિએટિવિટી છે, એનો જમાનો છે। એટલે એક વાત હું એવી દ્રઢપણે માનું છું કે યુવાન હોવું અને યુવાન હોવાની સાબિતીઓ આપી તેમાં જમીન આસમાનનો તફાવત છે। જે વ્યક્તિને 15 દિવસની અંદર એક પણ નવો વિચાર નથી આવતો, મારા મતે યુવાન નથી, ચાહે તેની ઉંમર ભલે 25 વર્ષની હોય, ભલે 20 વર્ષની હોય, પણ 70 વર્ષની વયે પણ નવા વિચારો સાથે સમાજ માટે કોઈને કોઈ સારા કાર્યો કરવાની જેમની ધગશ હોય છે એને 100% યુવાન કહી શકાય। સંસ્કૃતમાંથી પ્રાકૃત ભાષા જન્મી અને ત્યારબાદ અપભ્રંશ થઈ અને જુદી જુદી ભાષાઓ એમાંથી જન્મતી ગઈ અને એમાંથી જ જૂની ગુજરાતી અને હવે નવી જન્મી જે નવી ગુજરાતીઓ સાથે આપણે જેમને બોલચાલમાં, લખવામાં અને વાંચવામાં જેમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। પણ એક થોડો અફસોસની વાત એ છે કે આ જીવનની એક જબરદસ્ત ભાગદોડની અંદર, એક આ સંઘર્ષની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે
આપણી ભાષાઓને ભૂલતા જઈ રહ્યા છીએ. ગુજરાતી વાંચવું કે લખવું કોઈને ગમતું નથી, કારણ કે આજે પ્લે હાઉસથી લઈ અને આમ તો નર્સરીથી લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક અંગ્રેજીની શરૂઆત થઈ જાય છે. અંગ્રેજીનો વિરોધી નથી. મેં પહેલા પણ કહ્યું કે ગુજરાતીમાં આવતા સપનાઓને સાકાર કરવા માટે અંગ્રેજી આવડવું જરૂરી છે, પરંતુ સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ સૌથી મહત્વનો પાસો છે અને એ જ ભારતની ભૂમિની સૌથી મોટી ભવ્યતા છે અને એ જ આ સફળતા પર આજે પણ આ બધી વસ્તુઓ ટકેલી છે અને ઊભી છે. બાળકો બોલતા શીખે છે એટલે આપણે ગુજરાતી બાળકડી કે સંસ્કૃતના શોકને બદલે અંગ્રેજી એબીસીડી બોલવાનું શરૂ કરીએ છીએ અને હદ તો ત્યાં સુધી થઈ ગઈ છે કે બાળક નાનું હોય છે ત્યારે બાળકને એવું કહેવામાં, જો બેટા આને કાવ કહેવાય, કમસે કમ એને તો ગાય બોલતા શીખવાડો કે આ ગાય છે, આ કાવ નથી. કે સંસ્કૃત ભાષા જો જીવનમાં ઉતારવી હશે, આ પહેલા જ એવું છે કે કોઈ એમ કહે છે કે મેં ગીતાજી ગ્રંથ છે અનેક વખત વાંચ્યો છે, પણ ગીતાજી ગ્રંથ વાંચવાથી કંઈ ન થતું, અને જીવનમાં કેટલો ઉતાર્યો છે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેટલું છે, એની અમલવારી કેટલી કરી છે, એ સૌથી મહત્વનું છે. અને આ જ બાબતો તમામ દ્રષ્ટિએ અહીંયા પણ એ જ સીમાચિહ્ન રૂપે લાગુ પડે છે. બાળક સરખું બોલે કે વાંચતા ન શીખે તો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જો અંગ્રેજીમાં એ બાળકને થોડું પણ ના આવડે તો માતા પિતા ક્યાંક ને ક્યાંક એ બાળકને ખોટ સમજે છે, બાળક હોશિયાર નથી એવું સમજે છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ કમ્પેરિઝન શરૂ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી શરૂ થાય છે સમાજની હતાશા, નિરાશા, ડિપ્રેશન અને જે અંતે પહોંચે છે આપઘાત સુધી. આ કદાચ આવનારા દિવસોનું સૌથી મોટું નગ્ન સત્ય છે, સૌથી મોટી ગંભીર બાબત છે કે આપઘાતના કિસ્સાઓ યુવા વયમાં, વિદ્યાર્થી કાળમાં સૌથી મોટા વધી રહ્યા છે. જેમ સુવિધા વધી છે તેમ સહનશક્તિ ઘટતી ગઈ છે, અને સહનશક્તિ ઘટતી ગઈ તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક હતાશા છે એ લોકોને પોતાના જીવનથી દૂર કરી રહી છે. અફસોસની વાત એ છે કે આ બધું જ ભૂલાતું જઈ રહ્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમામ દિશાઓ આપણે ભૂલીને કોઈ બીજી દિશામાં જતા રહ્યા છીએ. કદાચ આપણું બાળક છે એમના મિત્રો સાથે કે સ્કૂલની અંદર કે ફોનની અંદર ફાફડું અંગ્રેજી બોલતો હશે તો આપણે ગદગદ થઈને એવું કહેતા હશું કે જો આને અંગ્રેજી સારું આવડે છે, પણ આપણે એ પ્રયાસ પણ કરવો જરૂરી છે કે ક્યાંક એ ભાષા, જે સંસ્કૃત અને ગુજરાતી છે, એ વિસરાઈ ન જાય, કારણ કે આ ભાષા જ્યાં સુધી નહીં હોય ત્યાં સુધી સંસ્કારનું સિંચન કરવું ખૂબ અઘરું બની જશે. એ પાશ્ચાત્ય છે અને પાશ્ચાત્ય એ ક્યાંક ને ક્યાંક જુદી રીતે અસર કરે છે એ સમાજની અંદર અત્યાર સુધી ઠોસ બંધ ઉદાહરણો પણ મોજૂદ છે. માતૃભાષાની આ હાલત છે તો સંસ્કૃત વિશે ક્યાંક ને ક્યાંક એ દિશામાં પણ સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે પરાણે સંસ્કૃત તરફ ખેંચવાની વાત નથી, પણ જો એ સંસ્કૃત હશે તો સંસ્કૃતિ હશે, અને સંસ્કૃતિ હશે તો સંસ્કાર હશે, અને જો સંસ્કાર હશે તો આવનાર દિવસની અંદર ભવિષ્ય ઉજળું જશે, તેમાં કોઈ બે મત નથી. આપણે સંસ્કૃતના એકાદ બે શ્લોકનું પઠન કરવાની તૈયારી કરવા લાગીએ. હું એવું દિલથી માનું છું, એક સમજુ છું દ્રઢપણે કે સંસ્કૃત એ શબ્દ બોલીએ તેની અંદર જ હકારાત્મક ઉર્જા છે. સાહેબ, દુનિયામાં લોકો હકારાત્મક ઉર્જા, પોઝિટિવિટી લેવા માટે અનેક સ્થળો બદલે છે, ક્યાંક પૈસાનો ખર્ચ કરે છે, મનોચિકિત્સકો પાસે જાય છે, એમનો કન્સલ્ટ કરે છે, એ બધું જ જરૂરી છે, પણ જો હું એવું માનું છું કે જે પણ મનની શાંતિ આપે છે એ હકારાત્મક પોઝિટિવિટી છે, અને આ મનની શાંતિ માત્ર ને માત્ર શ્લોક આપી રહ્યા છે, અને શ્લોક છે સંસ્કૃતના છે, અને સંસ્કૃતના શ્લોક બોલવાથી જો એક વાઇબ્રેશન છે, એક હકારાત્મક ઉર્જા આવતી હોય તો એ સૌથી શ્રેષ્ઠ મુદ્દો છે. અને સંસ્કૃત ભાષા ઉપર ગર્વ કરવો ઘટે, કારણ કે આ સમજવાની વાત છે. જ્યારે સમજાઈ જશે ત્યારે એમની જે સત્યતા છે એ પણ આપણે સ્વીકૃત કરતા જઈશું. મારું માનવું છે કે સંસ્કૃત ભાષાના એક ચુસ્ત અનુયાયી એવા જેમ્સ હર્ટઝલ, અમેરિકાના ન્યુરો સાયન્ટિસ્ટ, જેમણે થોડા સમય પહેલા એક સ્પેનના બાસ્ક સેન્ટર ખાતે ભાષા અને તેની મગજ ઉપર કેવી અનુભૂતિ થાય છે એ વિષય પર એક રિસર્ચ પણ પોતે કરી રહ્યા છે, અને વર્ષોથી તેઓ સંસ્કૃત ભાષા ઉપર સંશોધન અને એમાં ભાષાંતરણ પણ કરી રહ્યા છે. આ ભાષાની મગજ ઉપર કેવી અસર થાય છે, આપણી માનસિકતા પર કેવી અસર થાય છે, અને એમને કેવું પરિણામ જોવા મળ્યું છે, તો એકદમ સરપ્રાઇઝ, એકદમ આશ્ચર્યજનક રીતે સકારાત્મક અસર એમણે પોતે નોંધી છે કે સંસ્કૃત ભાષા કેવી રીતે તમારી માનસિકતા પર, તમારા મગજ પર અસર કરી રહી છે. હાર્વર્ડ અને કોલંબિયા યુનિવર્સિટીઝમાં સંસ્કૃત તેમજ તિબેટિયન ભાષાનો અભ્યાસ એમણે કર્યો છે. તેઓ કોગ્નિટિવિટી ન્યુરોસાયન્સનો અભ્યાસ પેન્ટ્રો યુનિવર્સિટીમાંથી એમણે કર્યો હતો. એમાં સંસ્કૃત ભાષાની આખી અસરો વિશે ધીમે ધીમે એમણે એક સમજવાની શરૂઆત કરી. તો સંસ્કૃત શ્લોકના રોજના નિયમિત ઉચ્ચારણ માત્રથી, સમજો, સંસ્કૃત શ્લોકના રોજના નિયમિતપણે ઉચ્ચારણ માત્રથી યાદશક્તિ અને મગજ શક્તિ વધુ પાવરફુલ બને છે, એવું સાયન્ટિફિકલી કે સાબિત થઈ ચૂક્યું છે ને એમણે કહ્યું છે. સાથોસાથ જ્ઞાન અને કુશળતા, તમારી જે એક્ટિવનેસ છે એ પણ, જે તમારી પ્રવૃત્ત રહેવાની કળા છે એ પણ એમાં ખીલે છે.
ભારતનો પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથ જે શુક્લા યજુર્વેદ જે 40,000 થી લઈને 1,00,000 શબ્દો ધરાવે છે, જે 3,000 વર્ષ પુરાણો છે. આ ગ્રંથનું પઠન ભારતના પરંપરાગત વૈદિક સંસ્કૃત પંડિતો વાંચ્યા વગર અને એક ધારું સ્પષ્ટપણે મોઢે બોલી શકે છે. આ પઠનમાં માનવામાં આવે છે કે કમસે કમ 6 કલાક જેટલો સમય લાગે છે. અને આ જ પઠન 20 મિનિટની એક ઝલક લેવા માટે એ પોતે એ માટે અભ્યાસક્રમ શરૂ કરે છે અને એ પછી શરૂ કરે છે 100 જેટલા પંડિતોને એક રૂમમાં વૈદિક શ્લોકોનું પઠન કરી રહ્યા હોય છે ત્યાં જઈ અને એ સમજે છે તો એકદમ લયબદ્ધ રીતે એક સરખા તાલ અને સૂર સાથે શ્લોકોનું પઠન થઈ રહ્યું હોય છે. આપણે સમજીએ છીએ કે સંગીતમાં ખૂબ શક્તિ છે, તો શ્લોક છે એ અંદરનું સંગીત છે, સૌથી મોટું કદાચ આ સ્વર્ગનું સંગીત કહી શકાય. સંસ્કૃતના શ્લોક છે તો એક સરખા શ્વાસે બોલી રહ્યા છે. એમના પઠનનો પડઘો છે પૂરા રૂમની અંદર પડી રહ્યો છે. શરીરમાં એક જાણે હિપ્નોટિક અસર થતી હોય ને એવી અસર શરીરમાં એ પોતાને અનુભવે છે, એક અનુભૂતિ થાય છે અને પોતે મંત્રમુગ્ધ બનીને સાંભળે છે. આ આખું કૌતુક ધ્યાને લઈને એમણે નક્કી કર્યું કે મંત્રોચ્ચારણની મગજ પર કેવી અસર થાય છે અને એ માટે ઇન્ડિયા ટેન્ટો યુનિવર્સિટીના એક સંયુક્ત રીતે એક અધ્યયન માટે એમણે ભારતના 21 પ્રોફેશનલી ક્વોલિફાઈડ પંડિતોના મગજનો MRI ટેસ્ટ કરાવ્યો. ભારતના 21 પ્રોફેશનલી ક્વોલિફાઈડ જે એકદમ તજજ્ઞ જે પંડિતો છે, સંસ્કૃતના પ્રખર પંડિતો છે, એમના મગજનો MRI ટેસ્ટ કરાવ્યો અને એ MRI ટેસ્ટની અંદરથી એને જાણવા મળ્યું કે સંસ્કૃતના મંત્રોના ઉચ્ચાર અને સંસ્કૃતના મંત્રોને પઠવાથી મગજમાં નાનેથી લઈ અને લાંબા ગાળા સુધી તમારી યાદશક્તિ અને જ્ઞાનની બાબતોમાં ખૂબ મોટો વધારો થઈ રહ્યો છે અને એનું કદ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ નાની બાબતોમાં પણ પંડિતનો અર્થ છે એ સંસ્કૃતમાંથી એવો છે કે સંસ્કૃતના પંડિત કહેવાય. આપણે હવે પછી કોઈ પણ વિષયની અંદર કોઈ તજજ્ઞ હોય તો એમને આપણે પંડિતથી સંબોધન કરીએ છીએ. એ પણ સંસ્કૃતનો જ ભાગ છે કે પંડિત એમને જ કહેવાય કે જેમની પાસે તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન છે, એ કુશળ છે અને તમામ રીતે એ શ્રેષ્ઠ છે. મને આ તકે અહીંયા પર સંસ્કૃત વિશે બોલી અને એક મને પોઝિટિવ ઉર્જા મેળવવાનો જે આપ લોકોએ તક આપી છે એ બદલ આપ તમામનો આભાર માનું છું. અસ્તુ, ધન્યવાદ. धन्यवादः अर्जुन भ्रातः. संस्कृतस्य बहु गंभीरम् अध्ययनं भवतापि कृतमस्ति इति भवतां प्रवचनात् ज्ञायते. तथा च संस्कृतस्य वैज्ञानिकत्वमपि सम्यक्तया भवद्भिः उपस्थापितम्. अधुना अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदे विराजमानाः सन्ति. यथा स्वर्गाधिपः इन्द्रः भवति तथैव चिकित्सा क्षेत्रस्य नाम एव तेषां देवराट् इति वर्तते. देवानां राजा, तर्हि चिकित्सा क्षेत्रस्य ते देवराट् एव सन्ति. अर्थात् अन्वर्थ नामधारी, यथा नाम तथैव गुणवान् इति देवराज महोदयानां यदि परिचयं यच्छामि चेत् बीजे मेडिकल कॉलेज कर्णावतीतः चिकित्सा क्षेत्रे अध्ययनं भवता कृतमस्ति. शल्यक्रियायां MS मध्ये अनुस्नातक कक्षायां भवता सुवर्णपदमपि प्राप्तमस्ति. भारतीय चिकित्सा संगठनस्य अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इत्यस्य भवान् राष्ट्रीय उपप्रमुख पदम् अलंकृतमस्ति. तथा राष्ट्रीय चिकित्सा संगठनं नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन अस्याः संस्थायाः प्रमुख भारम् अपि भवान् आवहन्ति. तथा त्रिमूर्ति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इत्यस्य भवान् डायरेक्टर अर्थात नियामकोऽपि अस्ति. तथा सौराष्ट्र क्षेत्रे 40 वर्षेभ्यः एते चिकित्सा क्षेत्रे स्वकीयं योगदानं प्रयच्छन्ति. 500 मेडिकल कैंप आतुरस्य रोगप्रशमनाय भवता आयोजितम् इति हर्षस्य वार्ता अस्माकं कृते वर्तते. तथा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते तथा विद्या बन्धुजनो विदेश गमने इति सूक्तिं सार्थकीकृत्य 100 देशेषु भवता पर्यटनं विहितम् अस्ति. जूनागढ़ प्रदेशे शल्य संवादमपि भवता आयोजितम्. एवं तस्मिन् कार्यक्रमे विश्वेभ्यः 700 जनाः शल्यतंत्र निपुणाः समागतवन्तः. तर्हि अहं DP चिखलिया महोदयं निवेदयामि, भवान् स्वकीयम् उद्बोधनं कथयतु. नमस्कार.
संस्कृत भारती जूनागढ़ एवं विविध संस्थाओं द्वारा आयोजित आज का इस संस्कृत भारती सम्मेलन में उपस्थित अध्यक्ष श्री बाबा श्री ब्रजेंद्र कुमार जी, उपाध्यक्ष एवं साक्षर वाइस चांसलर श्री चेतन त्रिवेदी जी, ये विषय के बहुत ही निष्णात और जिसको सुन के वैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ऐसे श्री देव पुजारी जी, और अभी हमने जिसको सुना मेरा छोटा भाई जैसा और बहुत ही साक्षर है, बहुत ही विषयों में, ऐसा भाई श्री अर्जुन डांगर जी, कार्यक्रम के संचालक श्री जी, एवं ये माध्यम द्वारा जो भी लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग जी। अभी मुझे हमको ये संस्कृत भारती को संस्कृत के प्रति अनुराग और निष्ठा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जानने वालों को ये मालूम होगा, जब टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात होती है, हमारे वाइस चांसलर जी और सब लोग ये जानते हैं कि कौन सी भाषा चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर को कोई अपना विवेक नहीं होता। जो बोलते हैं वही लिखता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ता है। इसलिए कोई भी भाषा हो वो व्याकरण और ध्वनि दोनों की दृष्टि से वैज्ञानिक होनी चाहिए, ताकि जो भी बोला या लिखा जाए वही कंप्यूटर पढ़े। आज हम गर्व से सर उठाकर कह सकते हैं कि विश्व की सारी भाषाओं की समीक्षा करने के बाद सबसे उत्कृष्ट पाया गया वो संस्कृत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में NO भी नो है और KNW भी नो है। अगर आप कंप्यूटर को बोले कि आई नो दिस, वो लिखेगा आई नो दिस, कोई अर्थ ही नहीं। उसमें कभी K साइलेंट हो जाता है, कभी T साइलेंट हो जाता है। हम लिखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये विवेकहीन कंप्यूटर कैसे देखेगा गलतियों का? लेकिन संस्कृत भाषा में बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहां तक कि छोटे ई और छोटे उ की ध्वनि अलग अलग है, जैसे इति और जैसे दही। जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। केवल ध्वनि की बात नहीं है, संस्कृत में वैज्ञानिकता के अनेक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। संस्कृत में शब्दों में इतना अपार भंडार है कि मित्रों, रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उन्हें चुन सकता है। एक प्रसंग है रामायण का, जिसमें भगवान श्री राम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तब वह शंकर की आराधना करते हैं। वह जो स्तुति करते हैं उसे रामचरित में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। उसके शब्द है नमामि समीनान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदामकाश भजे हम। उसी समय रावण ने भी शंकर की आराधना कर रहा था। उसने जो स्रोत दिया है उसका नाम है शिव तांडव स्त्रोत्र। वह स्त्रोत्र इस प्रकार है: जटाटवी गलम जलम प्रभाव पवित्र स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुम मालिकाम डमक डमक डम निनाद वर्यम चकारम चांडवम तनो तो न शिवम। अगर हमारे सामने बैठा हुआ 5 साल का बच्चा को भी अगर बताया जाए कि कौन सा ये श्लोक, ये स्तोत्र रावण ने पढ़ा है और कौन सा स्रोत राम ने पढ़ा है, तो बिना कुछ जाने बोलेगा डमक डमक ये रावण का स्रोत होगा, क्योंकि शब्द उनके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि समीसान राम का देता है। और एक उदाहरण आपको देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि संस्कृत कितनी वैज्ञानिक भाषा है। हमारे संस्कृत के एक नाटक के रचनाकार है दंडी।
जिसने 10 कुमार चरितम लिखा है, जिसमें 10 राजकुमारों की अलग अलग कथा है, जिसमें एक कथा आती है राजकुमार विशुद्ध ही। प्रसंग है कि वो जंगली पशुओं के शिकार के लिए जंगल में जाता है और उसे एक तीर लग जाता है जो उसके ओठ पे लगता है और उसका नीचे का ओठ कट जाता है। इस घटना के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है। कितने ही संवाद विशुद्ध बोलता है, लेकिन दंडी ने पूरे संवादों में कहीं अष्टांग का प्रयोग विशुद्ध से नहीं करवाया। अष्टांग क्या है? पूरे हिंदी अल्फाबेट में जो प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, दोनों होठ मिलकर ही वो बोले जाते हैं। प नहीं, अगर आपका निचला होठ नहीं है तो प नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते, ब नहीं बोल सकते, भ नहीं बोल सकते, म नहीं बोल सकते। अगर उसका एक होठ कट गया फिर भी वो प का संवाद कैसे करता था, ऐसे प्रश्न वार्ताकार कर सकते थे। यही है संस्कृत की वैज्ञानिकता। आज लोग बोलते हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है, वो कभी जन भाषा बन नहीं सकती और कभी रही भी नहीं थी। शायद इससे बड़ी अज्ञानता की कोई और बात नहीं है। संस्कृत जन भाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ लोग, बिना विद्यालय गए लोग संस्कृत में संवाद कर सकते थे और वो जनभाषा रही है। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए जंगल जा रहा है। सामने से एक लकड़हारा आ रहा था, उसने लकड़ियां काट कर सर पर रखी थी और वो पसीने पसीने था। राजा भोज ने लकड़हारे को देखा और कहा, तब संस्कृत ही जनभाषा थी, किन्ते भारम बाधती, अर्थात क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लेकिन बाध शब्द जो है कि जिसमें परस्मय पदी नहीं चलती, आत्मेय पदी चलती है। संस्कृत में 2 तरह की धातु है। परस्मय पदी में आता है बाधती, बाधते, बाधंती, और आत्मनेय पदी में आता है बाधते, बाधते, बाधंते। बाध शब्द आत्मनेय पदी है। लकड़हारा राजा को जवाब देता है, भारम न बाधती राजन, भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधंते। राजन, बाधती शब्द का शुद्ध उच्चारण आपने किया है, ये बाधते होना चाहिए। ये कौन कहता है कि संस्कृत भाषा जनभाषा नहीं रही है? तो आज मैं हमारे इस संस्कृत भारती के मंच के द्वारा सबको अनुरोध करता हूं कि हमारे पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज संस्कृत केवल कर्मकांडी भाषा बनकर रह गई है। कल जब विश्व के लोग हमारे पास आएंगे कि हम त्रिवेदी साहब टॉकिंग कंप्यूटर के लिए हमें संस्कृत के सिद्धांत दो, हमें टॉकिंग कंप्यूटर बनाना है, तो एक विटंबना खड़ी हो जाएगी। जिसे कंप्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आता, और जिसे संस्कृत आता है उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। इसलिए संस्कृत भारतीय और हमारी सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के विद्वान बने। उस समय जब हमारे सामने ये बोध आकर खड़ा हो जाए, विषय आकर खड़ा हो जाए कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए हमें विद्वान चाहिए, तो संस्कृत भारती कहती है ये लीजिए, ये हम देते हैं कि जो संस्कृत के भी ज्ञाता है और कंप्यूटर के भी ज्ञाता है। क्योंकि अथाग भंडार पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में, लेकिन उन ग्रंथों की सोच हमारे तक नहीं पहुंची। और आज हम कह रहे हैं, सब कह रहे, हम बोल रहे वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत वाली सोच है। संस्कृत बोलने वाला पूरी परिवार, पृथ्वी को परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंब, संस्कृत बोलने वाला पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानता है, और अंग्रेजी बोलने वाला बाजार बोलता है। यह सोच का अंतर है कि परिवार में प्यार होता है मित्रों, और बाजार में व्यापार होता है, केवल शुद्ध व्यापार। लेकिन यह कौन बताएगा कि लोगों को, पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को वसुधैव कुटुंब की भावना मानने वाला हम लोग हैं। ये हमारी संस्कृति में है, और हम सर्व की कामना करते, सर्वे भवन्ति सुखिनु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्व कल्याण की भावना किसने की? लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन यह
भारतीय संस्कृति है जो सबके कल्याण की कामना करती। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि यह ज्ञान जो छिपा पड़ा है पुस्तकों में, वह कल केवल इस कारण पहुंचा नहीं पा रहा कि ऐसे भाषा में है जो आज मृतप्राय होती जा रही है। केवल मंत्रोच्चार की भाषा बन गई है। विवाह पद्धति या जन्म मरण की विधि कराना है तो पंडित जी को बुलाओ, वो अपना आधा शुद्ध और आशा शुद्ध भाषा बोले चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी कोई टोकने वाला नहीं कि क्या आप कर रहे। इसलिए हमारे पर, संस्कृत भारती पर, हम सब ये जहां लोग बैठे, ये सब पर ये बहुत जिम्मेदारी है कि संस्कृत के लिए हम कुछ न कुछ करें। मुझे ये मालूम नहीं है कि मुझे श्री ब्रजेंद्र कुमार जी से बहुत बार मिलना तो नहीं हुआ है, एक ही बार मिलना हुआ है, लेकिन उसका एक बार टेलीफोन आता है मुझ पे कि हम ये एक संस्कृत सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें आपको अध्यक्ष पद पे बैठना। मैंने सोचा कि मुझे ऐसी कोई कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ संस्कृत का इतना ज्ञान भी नहीं है। मैं पढ़ने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बाबा को बताया था कि मैं कैसे कैसे प्रयास कर रहा हूँ संस्कृत के लिए, क्योंकि आजकल मैं वेद पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ, लेकिन सब संस्कृत में लिखा है, तो उसका ट्रांसलेशन अभी पढ़ना पड़ता है। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि कुछ न कुछ कैसे भी संस्कृत सीखे। आज संस्कृत भारती ने और ये सब लोगों ने बता दिया कि संस्कृत क्या कर सकती है और संस्कृत के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, हमारे सामने पूज्य बाबा श्री बैठे, पत्रकार बैठे, श्री देव पुजारी जी बैठे, सब लोग यहाँ बैठे हैं। लगता है कि आज भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा, ऐसे संस्कृत के लिए कोई अच्छा दिन है और कुछ न कुछ हम कर पाएंगे और बता पाएंगे कि संस्कृत क्या चीज है और संस्कृत से क्या मिलते हैं। क्योंकि ऋग्वेद के शुरुआत के पन्नों में ही अग्नि की उपासना है, ऐसे पानी की उपासना है, जल की उपासना है, वायु की उपासना है, कैसे कैसे शिल्प शास्त्र से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो हम सोचते कि ये अभी हम जो बाहर से देख रहे थे, क्या ये सब ऋग्वेद का ही प्रताप है और ये हमारे सब वेदों का ही प्रताप है? हो सकता है। मुझे गर्व है कि आज मुझे ये सम्मेलन में सम्मिलित होने का मौका बाबा श्री ब्रजेंद्र कुमार की ओर से और उसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया, आप सब लोगों को मिल पाया, आप सबसे सुन पाया। और कितनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही थी। कोई लिख रहा था कि ये सब हिंदी सॉन्ग्स का संस्कृत में ये ट्रांसलेशन किया हो जाए। मैं उनको विदित करना चाहता हूं कि हमारी बहन है भैरवी बहन त्रिवेदी, हमारे वीसी का वाइफ, वो ये कार्य बहुत दिनों से कर रहे हैं और मुझे मालूम नहीं होगा कितने और भी लोग करते होंगे। और ये सब हमारी सब ओर से ही ऐसे ही विश्व में फैला जाएगा। आशा करता हूं कि ये सम्मेलन, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सबके लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज्ञानवर्धक हुई है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। संस्कृतस्य महत्त्वं तथा च दण्डिना दशकुमारचरिते यत् निरोष्ट्य वर्णनं कृतमस्ति तत्सर्वं भवता सम्यक् उपपादितं। पुनः पुनः अहं संस्कृत भारती पक्षतः भवतां धन्यवादान् विज्ञापयामि। जूनागढ़ जनपदस्य संयोजकदायित्वं ये निर्वहन्ति तादृशाः मौलिक केलय्या महोदयान् अहं समागतानां सर्वेषाम् आभार दर्शनार्थम् अहं निवेदयामि। मौलिक केलय्या महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रांत द्वारा प्रेरित संस्कृत भारती जूनागढ़ एवं विविध संस्थानां सहयोगेन संस्कृत भारती द्वारा समायोजितं गुजरातस्य प्रप्रथमं जूनागढ़स्य ऑनलाइन संस्कृत सम्मेलने उपस्थिताः अध्यक्ष वर्याः डॉक्टर डीपी चिकलिया महाभागानां मुख्य वक्ता संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय महामंत्री शीर्षः देव पुजारी महोदयानां सारस्वत विशेषः अस्माकं प्रेरणा प्रदीपाः प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी महाभागानां संस्कृत
कुलपतिः भक्तकवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालयः तथा उपाध्यक्षः संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रान्तः तथा च सारस्वत अतिथिः दिव्य भास्कर राजकोटस्य तंत्री श्री अर्जुनः डांगर महोदयस्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षः तथा संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रान्तस्य अध्यक्षः श्री जयशंकर रावल महाभागानां संस्कृत भारती पश्चिम क्षेत्रस्य संगठन मंत्री हिमांजय पालीवाल महोदयानां प्रान्तः मंत्री श्री डॉक्टर पंकज त्रिवेदी महाभागानां तथा च गोपाल कृष्ण ट्रस्ट इत्यस्य प्रमुखः भोगीलाल भट्ट महाभागानां संस्कृत भारती जूनागढ़ पक्षतः अहम् आभारं प्रकटीकरोमि तथा च ये प्रतिभागिनः अस्मिन् सम्मेलने भागं गृहीतवन्तः तथा च विविधां प्रस्तुतिं च प्रस्तुतवन्तः तान् सर्वान् धन्यवादान् अहं ज्ञापयामि। अस्तु। धन्यवादः केलय्य महोदयः। अधुना शान्तिश्लोकेन अस्य कार्यक्रमस्य समापनं वयं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः।